छत्तीसगढ़ में कोरोना विस्फोट की स्थिति है। इसके साथ ही अब प्रदेश तीसरी लहर की चपेट में आ चुका है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए सरकार भी पाबंदियां बढ़ा रही है। लोगों से कोविड नियमों के पालन की अपील की जा रही है ताकि तीसरी लहर में दूसरी लहर जैसे हालात न बने। वहीं स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने आने वाले समय में रोजाना 20,000 से ज्यादा केस आने की आशंका जताई है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के ग्राफ पर नजर डालें तो प्रदेश में 24 घंटे में 2,500 से ज्यादा संक्रमण के मामले आए। कोरोना संक्रमण की दर 8% के पार चली गई है। प्रदेश में अब सक्रिय मरीजों की संख्या 15,464 के पार हो गई है। 206 दिनों के बाद एक्टिव केस 10,000 के पार चला गया है। सबसे ज्यादा 4800 मरीज रायपुर जिले में ही है। रायपुर नगर निगम क्षेत्र में 52 से ज्यादा कंटेनमेंट जोन है। इसके बाद बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ और दुर्ग का नंबर है। तो हमको तैयार रहना चाहिए कि देश में ये 5 लाख के आसपास 3 से 5 लाख के बीच में जा सकता है। और प्रदेश की तुलना अगर अपन करेंगे तो एक दिन में हमारी पॉजिटिविटी अत्यधिक जो आई थी, केसेस की संख्या जो अत्यधिक आई थी वो 17,395 थी दूसरी लहर में। तो ये 17,000 से पार 20,000 के ऊपर छत्तीसगढ़ में एक दिन में जा सकता है अगर ट्रेंड यही बना रहा तो। इधर कोरोना के कहर पर बीजेपी का कहना है कि केंद्र सरकार हर संभव मदद राज्य सरकार को करती है, लेकिन अभी तक राज्य में मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर सरकार खड़ा नहीं कर पाई है। पिछले समय में सैकड़ों करोड़ रुपया मिला राज्य सरकार को। हम परमानेंट हेल्थ स्ट्रक्चर खड़ा कर सकते थे 1 साल के अंदर। हम फिर वही आने वाले समय में बढ़ेगा, मान लीजिए अस्पताल में एडमिट होने की संख्या बढ़ती है, फिर तंबू तान देंगे, फिर हम इंडोर स्टेडियम खोल देंगे और फिर पैसे की बर्बादी करके फिर छत्तीसगढ़ को हेल्थ में पीछे, और फिर बोलेंगे पैसा नहीं है। छत्तीसगढ़ में एक तरफ कोरोना रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है तो दूसरी तरफ जीनोम सीक्वेंसिंग की धीमी जांच भी चिंता का सबब बन रही है। तो आंकड़े बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में कैसे हालात तेजी से बिगड़ रहे हैं। ऐसे में न सिर्फ शासन प्रशासन बल्कि आम लोगों को भी बेहद सतर्क और सजग रहने की जरूरत है। आदित्य नामदेव, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोहेल खान। छत्तीसगढ़ आज का हमारा मुद्दा है, कैसे रुके कोरोना। जी हां, छत्तीसगढ़ में कोरोना पैर तेजी के साथ पसार रहा है। लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। शासन प्रशासन इसी उधेड़-बुन में लगे हैं कि आखिर कैसे कोरोना के संक्रमण को फैलने से रोका जाए। वहीं बीजेपी कोरोना को लेकर सरकार को घेर रही है और इन सब के बीच आम आदमी इंतजार कर रहा है कि व्यवस्थाएं क्या इस तीसरी संभावित लहर के बीच बेहतर हो पाएंगी। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मिलिए उन तमाम लोगों से जो इस वक्त मेरे साथ इस चर्चा के लिए जुड़ गए हैं। नितिन भंसाली साहब जुड़े हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, बहुत स्वागत है। राजीव चक्रवर्ती जी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, आप प्रवक्ता हैं बीजेपी के, बहुत स्वागत आपका भी। बाबूलाल शर्मा इस वक्त मेरे साथ स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं और छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता जगत में जाना पहचाना चेहरा हैं। शुरुआत बाबूलाल शर्मा आपके ओपनिंग कमेंट से करना चाहूँगा। फिलहाल जिस हम तीसरी लहर को अब संभावित कह रहे थे, लेकिन अब संभावित शब्द शायद हटा देना चाहिए। देश में एक दिन में 1.5 लाख से ऊपर मरीजों का आंकड़ा आ गया है। बाबूलाल शर्मा की नज़र छत्तीसगढ़ में फिलहाल जो सरकारी तैयारियां हैं उसे किस तरह से आंकती हैं, कैसे समीक्षा करेंगे आप उसकी? आपके इस सवाल के जवाब पर कई सवाल बनेंगे जो नितिन भंसाली साहब के लिए हो सकते हैं। देखिए, ये है तो चिंता का विषय, जिस तरीके से इसका इजाफा हो रहा है तो चिंता का विषय जी। लेकिन इसमें एक नई चीज ये देखने में आ रही है इस लहर में कि ये इतना खतरनाक नहीं साबित हो रहा है। क्वारंटाइन जो अगर हो रहे हैं तो घर में लोग हो रहे हैं जी, और अस्पतालों में भर्ती जो है उतनी ज्यादा नहीं है। आज की स्थिति यही बताती है। और लेकिन एक मैंने आज खबर पढ़ी कहीं पे कि हर व्यक्ति को कहीं न कहीं जो है कोरोना होगा, ये संभावना व्यक्त की जा रही है। और उसी के समर्थन में टीएस बाबा साहब का ये जो बयान है कि ये 20,000 तक पहुंच सकती है प्रतिदिन के हिसाब से, ये उसका मुझे लगता है कि ये स्थिति बनेगी आगे अगर हम सतर्क नहीं हुए तो।
अब मास्क लगाने वाली बात है या भीड़ में न जाने वाली बात है या दूरी बनाने वाली बात है, ये तो जनता के ऊपर है बिल्कुल। कि जनता उसको किस तरह से करती है। अगर वो नहीं करती है तो निश्चित रूप से जो है वो एक प्रश्नवाचक चिन्ह हमेशा बना रहेगा कि रोकेंगे कैसे। आप स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की चिंता तो कर रहे हैं, लेकिन इस बात की चिंता बहुत कम हो रही है, बाजार में भीड़ इस तरह क्यों लग रही है, दूरी का पालन क्यों नहीं रहा, प्रोटोकॉल क्यों नहीं नियम, दुकानदार भी क्यों उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, बिना मास्क के लोगों को क्यों घुसने दे रहे हैं। बहुत सारे प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का जवाब जो है वो होना चाहिए और लोगों की नजर उस पर भी होना चाहिए, सरकारों की नजर भी होना चाहिए। वो नहीं दिख रही है, वो सबसे महत्वपूर्ण है। जबकि हर व्यक्ति बोल रहा है, पूरे देश में बोल रहे हैं कि आपके इलाज से बेहतर मास्क और दूरी बनाकर अगर आप चलेंगे तो आपका वो कोरोना से सबसे बड़ा बचाव है। पूरी दुनिया बोल रही है, लेकिन आप उसको ही नहीं कर रहे, तो जनता भी तो उतने अवेयरनेस पे नहीं है ना। दूसरी चीज ये स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं का, ठीक है, जो सुनील सोनी ने कहा कि वो भी सच हो सकता है, राजनीतिक कारणों से कई बातें आती हैं, आगे पीछे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, उसको मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मुझे तैयारियां दिख रही है, अभी तो बहुत सारे बेड खाली है, बहुत सारी व्यवस्थाएं मौजूद हैं और ऑक्सीजन की स्थिति पहले से बेहतर है। पिछली बार भी यहाँ ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी छत्तीसगढ़ में, इस बार की व्यवस्थाएं और बढ़ा ली गई है। ये सारी चीजें, कुछ कमियां दिख रही है जिसमें कुछ जो केंद्र से जो आपके आई थी ऑक्सीजन के प्लांट जो लगे थे उसकी देखरेख में कुछ कमी अभी कुछ दिनों पहले समाचारों में आया था, वो सारी चीजों को सुधार लिया जाए और मेरे ख्याल से वो सुधर सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो व्यवस्थाओं के आधार पर मेरा कहना यह है कि कोरोना मेरी नजर में जो है राजनीति का विषय कतई नहीं बनना चाहिए, सामूहिक प्रयास का विषय बनना चाहिए, मेरा ऐसा सोच है। बिल्कुल, और ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही। दरअसल पिछली बार भी जब हमने कोरोना की पहली लहर देखी, दूसरी लहर देखी, सरकार चाहे कोई भी हो, चाहे जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे जहां पर बीजेपी की कांग्रेस रही हो या अन्य दलों की सरकारें रही हों, दरअसल सरकारें तो ये नहीं चाहती कि लोगों को मरने के लिए छोड़ दिया जाए या लोगों को असहाय छोड़ दिया जाए। जिस सरकार का जितना सामर्थ्य था, जिस राज्य में जितने संसाधन थे, उसके हिसाब से सबने बेहतर करने की कोशिश की। अब ये एक अलग बात है कि किस राज्य में कोरोना संक्रमण ने कहर ढा दिया और किन राज्यों पर वो थोड़ी सी मेहरबानी दिखाकर खामोश बैठ गया। राजीव चक्रवर्ती साहब, बहुत सी चीज़ें हैं जो बाबूलाल शर्मा ने इशारा किया है। मैं चाहूँगा कि उन तमाम चीज़ों को जो अभी भी आप मानते हैं कि खामी के तौर पर छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं, आप गिनाते चलें, फिर मैं इकट्ठा जवाब नितिन भंसाली साहब से लेता हूँ। जी नहीं, देखिए, बाबूलाल जी ने जो सबसे सकारात्मक बात कही, मैं उनको मानता हूं कि कोरोना अभी डेडली वायरस नहीं है। जो फर्टिलिटी रेट है उसके पहले, जो पहली और दूसरी लहर में बहुत ज्यादा मृत्यु दर थी, और अभी अगर मृत्यु दर का हम औसत निकालते हैं तो ये 0.134%, लगभग 1% भी नहीं किया है। तो ये एक भगवान की, ऊपर वाले की मेहरबानी है कि ये डेडली वायरस नहीं है। दूसरी एक पॉजिटिव बात यह है कि आधी आबादी से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का एक प्रकल्प था कि जल्दी से जल्दी वैक्सीन तैयार हो, जबकि विश्व समुदाय हमें देख रहा था और अभी वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, और फर्स्ट और सेकेंड और बूस्टर डोज की भी लगाने की तैयारी, केंद्र ने पर्याप्त वैक्सीन दे दी है। जो कमी जो दिख रही, जो माननीय सांसद जी ने कहा, वाकई में है कि मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, एक सामान्य सी बात कर रहा हूं कि जब हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तो कुछ दिनों पहले यहां सर्जरी खत्म हो गई थी, जो ओपन हार्ट सर्जरी थी, वो हमारे चिकित्सक बंधुओं ने जैसे तैसे उसे तैयार किया है। तो स्वास्थ्य के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस देने की जरूरत है। देखिए कि जो आम आदमी है, मिडिल क्लास आदमी है, लोअर क्लास लोग हैं, वो दर दर भटकते हैं, और आखिरी में यह होता जब उनकी सारी पूंजी खत्म हो जाती है तो उसके बाद वो अपने घर बार बर्तन बेच के उन्हें प्राइवेट सेक्टर में जाना पड़ता है और उसकी कई सुनवाई नहीं होती है। तो कोरोना के अलावा भी, कोरोना मैंने प्री कोरोना, पोस्ट कोरोना या विदाउट कोरोना, स्वास्थ्य के ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार को बहुत संज्ञान लेना पड़ेगा। हमने देखा है कि पिछले 3 साल में, मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं सोहेल जी, मैं नम्रता से कह रहा हूं क्योंकि मैं खुद भोगी हूं। मैंने अपने बड़े भाई को खोया है दूसरी लहर में, और मैंने अपने स्वजनों को और अपने मित्रों के रिश्तेदारों को भी देखा है कि किस प्रकार से एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल। तो जो आज सबसे बड़ा मुद्दा है, और आपके चैनल को मैं धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को उठाया है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को कैसे ठीक किया जाए। कोरोना के लहर के साथ साथ
जो नीतिगत स्वास्थ्य, जो मुख्यमंत्री स्वावलंबी योजना की जो गाड़ी चलाते हैं उसमें टेक्नीशियन बैठे रहते हैं, वो पर्याप्त नहीं है। आदमी अस्पताल तब जाता है जब उसकी सांसें उखड़ती है, वो घायल हो जाता है, उसके हार्ट अटैक आते हैं, और उसके बाद उसको जो प्राइमरी ट्रीटमेंट मिल जाए वो सबसे बड़ी बात होती है। वो प्राइमरी ट्रीटमेंट अभी मरीजों को नहीं मिल रहा है। या वो जब मरीज प्राइवेट सेक्टर में जाता है, जो 5 लाख का बीमा जो हमारी केंद्र सरकार ने किया है, यहां की राज्य सरकार ने एपीएल के लिए उसे 50,000 कर दिया है, मैंने 4.5 लाख की कटौती कर दिया है। और कहते हैं कि हमने 20 लाख रुपए का चंदूलाल चंद्राकर स्वास्थ्य योजना लॉन्च किया है। तो मुझे एक दो कोई ऐसे लोग नहीं दिखे जिनको 20 लाख का मिला हो, स्वास्थ्य का लाभ मिला हो, 2-4% को, जिसकी गणना शून्य में भी नहीं होती। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत कुछ करने की आवश्यकता है इस सरकार को, और बिना राजनीति किए कि केंद्र की योजना हम स्वीकार नहीं करेंगे, केंद्र का हम वैक्सीन स्वीकार नहीं करेंगे, भारत बायोटेक के वैक्सीन को हम स्वीकार नहीं करेंगे, ये जो खेल हुआ राजनीति का जो पहले और दूसरे लहर में, कृपया करके उसमें राजनीति नहीं करिए, और मानवता के लिए, इंसानियत के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हम कोरोना से फाइट करें और इसमें विजय पाए। ठीक। नितिन बंसाली साहब, राजीव चक्रवर्ती साहब ने जब बात शुरू की, उन्होंने कहा था कि चलिए राजनीति को कुछ देर के लिए एक तरफ रख के बात करते हैं। मैं चाहूँगा कि जब पहला जवाब आप दें तो उसे भी राजनीति से थोड़ा अलग हटा कर रख दें। मैं चाहूँगा कि बड़ी ईमानदारी के साथ आप अपना पक्ष रखें, सरकार का पक्ष रखें। दूसरी लहर जब शांत हुई कोरोना की, उसके बाद तीसरी के लिए अंदेशा जताया गया था। क्या कुछ व्यवस्थाएं उस दूसरी और तीसरी के बीच सरकार ने की? और जिस बात की तरफ बाबूलाल शर्मा इशारा कर रहे थे कि कोरोना आने के बाद हम किस तरह से व्यवस्थाओं को बेहतर करेंगे, ये थोड़े से आगे की बात होगी, लेकिन उसे रोकने के, उसे प्रिकॉशन जो कुछ हम ले सकते हैं, उस पर हम डंडा क्यों नहीं चला रहे हैं? पुलिस हमारे पास है, व्यवस्थाएं हमारे पास हैं, हम इस बात को लेकर सख्ती कर सकते हैं कि भीड़ जमा ना हो, लोग मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग हो, शादी ब्याह में बहुत बड़ी भीड़ ना जुटे। बड़ी ईमानदारी के साथ इस पर निगरानी की ज़रूरत है। नितिन बंसाली साहब, हम देखते हैं कई बार गाइडलाइंस बना दी जाती हैं कि शादी ब्याह में 200 लोग, लेकिन किसी मैरिज गार्डन में, किसी मैरिज हॉल में चुपचाप से 1000 लोग आते हैं, एक शादी अटेंड करते हैं और सब अपने अपने घर चले जाते हैं। जी, देखिए, सरकार संवेदनशील है। जब ऐसी जरूरत महसूस हुई कि बहुत ज़्यादा मात्रा में केसेस निकल रहे हैं, तुरंत नाइट कर्फ्यू लगाया गया। सारे जिले के कलेक्टरों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्देश दिया कि आप अपने हिसाब से वहाँ पर केसों का आकलन करके वहाँ पर नाइट कर्फ्यू लगाइए। कहीं पर भी आर्थिक गतिविधियों को ना रोकें, क्योंकि काफ़ी कुछ 8 बजे रात को आकर आप कह रहे थे कि राजनीतिक बात ना करूं, तो एकदम से लॉकडाउन लगा देना ये भी उचित नहीं है। और लॉकडाउन लगाने जैसी स्थिति फिलहाल छत्तीसगढ़ में इसलिए नहीं है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि तीसरी लहर जो है, पहली और दूसरी लहर की कुछ चीज़ों को, कुछ खामियों को और कुछ अच्छे कामों को सबको सोचने के बाद, विचार करने के बाद हमने तीसरी लहर की तैयारी बहुत अच्छे तरीके से की हुई है। मैं आपको बता दूं 4,847 बेड प्रॉपर रायपुर, जहां पर सबसे ज्यादा केस पाए जा रहे हैं, यहां पर बिल्कुल तैयार हैं। 4,736 बेड उसमें खाली है। ये बहुत खुशी की बात है कि ईश्वर का, मैं कहूं कि ये चमत्कार है या ईश्वर का आशीर्वाद है कि लगभग 99% लोग होम आइसोलेशन में ठीक हो रहे हैं। सरकार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट, इन 3 चीजों पर काम कर रही है। लगातार स्वास्थ्य अमला टेस्टिंग पर और ट्रेसिंग पर काम कर रहा है। मैं आपको बता दूं, वैक्सीनेशन भी युद्ध स्तर पर इस प्रदेश में चालू है। इलाज के लिए भी जो आइसोलेशन के जो नियम बनाए गए होम आइसोलेशन के, उसमें लगातार डॉक्टर उन मरीजों की निगरानी कर रहे हैं। साथ ही एयरपोर्ट पर और रेलवे स्टेशन पर और आज बस स्टैंड पर भी जो लोग बाहर से आ रहे हैं उनकी जांच करने के बाद ही उन्हें एंट्री दी जा रही है। और साथ ही मैं बता दूं कि आरटीपीसीआर टेस्ट पर ही छत्तीसगढ़ में जोर दिया जा रहा है। आज की तारीख में लगभग 88% आरटीपीसीआर के ही टेस्ट छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। एक दिन में लगभग 42,000 आरटीपीसीआर के टेस्ट किए जा रहे हैं और जो लोग इसमें पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, बिल्कुल उनकी निगरानी की जा रही है। वो किसके संपर्क में आए और कहां पर ऐसी चूक हुई कि और कितने लोग इनकी वजह से संक्रमित हो सकते हैं। मैं ऑक्सीजन की बात करूंगा। प्रदेश में 9 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक और 48 ऑक्सीजन जनरेटिंग प्लांट, ये अभी दूसरी लहर के बाद, आपने कहा ना कि क्या काम किया गया, तो दूसरी और तीसरी लहर के बीच ये प्लांट यहां पर लगाए गए। साथ ही मास्क पर जोर देने के लिए यहां पर हमारी आंगनबाड़ी की बहनें और निगम के जो
कर्मचारी है वो लगातार वहां पर चौक चौराहों पर खड़े होकर लोगों को मास्क लगाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने रोका टोका अभियान इसके लिए शुरू किया है और जो लोग मास्क नहीं लगा रहे उन्हें जुर्माना भी दंड स्वरूप दिया जा रहा है। तो सारी व्यवस्थाएं, सारी तैयारियां बहुत अच्छी हैं और पहली और दूसरी लहर से जिस प्रकार छत्तीसगढ़ लड़कर बहुत बेहतर तरीके से बाहर आया है, मैं पूरी आशा करता हूं कि हम तीसरी लहर से भी लड़ेंगे और जीतेंगे। साथ ही आपके इस चैनल के माध्यम से, बंसल न्यूज के इस लाइव डिबेट के माध्यम से मैं प्रदेश की उन जनता से अपील करूंगा जो लोग हमको इस टीवी में देख रहे हैं, हाथ जोड़कर आप सबसे विनती है कि कोविड नियमों का पालन करें, मास्क लगाएं, अनावश्यक आप लोग घर से ना निकले, जितना हो सके यात्रा को टालें और थोड़ी भी शंका होने पर यदि आपके स्वास्थ्य में थोड़ी भी चूक होती है, गड़बड़ होती है, तो तुरंत टेस्ट करवाएं और अपने आप को आइसोलेट कर लें। ठीक, चलिए, ये तो रही क्या कुछ तैयारियां सरकार ने कर रखी हैं और क्या कुछ कमियां बीजेपी को बतौर विपक्ष लगती हैं, वो भी मैंने पूछा और कोशिश की तमाम मेहमानों ने भी कि राजनीति को थोड़ा इतर रख के जवाब दिया जाए। बाबूलाल शर्मा साहब, सवाल आपसे है और अब की बार मैं राजनीति की बात करूंगा आपसे। हम देखते हैं कि राज्य में मुद्दा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, लेकिन विपक्ष का काम चूंकि सवाल पूछना होता है, लेकिन अब सवाल पूछने का एक तरीका ये भी हो गया है कि आप सरकार को घेरने की कोशिश करते हैं उस सवाल के जरिए। कभी आप सरकार को छोटा बताने की कोशिश करते हैं। हम अक्सर देखते और सुनते हैं और मीडिया के जरिए खबरें हमारे पास आती हैं, हर मुद्दे का राजनीतिकरण होता है। मिसाल के तौर पर जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब अगर पूरे देश में हर राज्य के पास नहीं है तो नहीं है, छत्तीसगढ़ के पास नहीं है तो नहीं है, और ये बात भी तय है कि राज्य सरकार अपनी तरफ से इस तरह की कोई लैब नहीं खोल सकता। आपको केंद्र सरकार की परमिशन की जरूरत पड़ती है। बीजेपी केंद्र में है, बीजेपी छत्तीसगढ़ में विपक्ष में है, बात भली बाती समझते होंगे, लेकिन आरोप जब इस तरह से लगाया जाता है, वो बयान इस तरह से सामने आते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो छत्तीसगढ़ सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग की लैब नहीं खोल रही है। जब इस तरह के सवालात विपक्ष की तरफ से उठते हैं तो फिर सत्ता पक्ष भी उसी अंदाज में जवाब देता है जिस अंदाज में विपक्ष ने सवाल पूछा है। एक आम आदमी जो राजनीति के गुर पेंच नहीं समझता है, अगर वो एक विचारधारा को मानने वाला है तो उसे लगता होगा कि हाँ, ये बात आदमी सही कह रहा है, यकीनन दूसरे की गलती है। और जो दूसरी विचारधारा को मानने वाला शख्स है, वो दूसरे पर विश्वास करके कहता होगा कि नहीं, लगता है पहला आदमी भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है। छत्तीसगढ़ में इस तरह के मुद्दों पर राजनीति बाबूलाल शर्मा किस तरह से देखते हैं और क्या महसूस करते हैं कि कौन से ऐसे मुद्दे होना चाहिए? मेरे ख्याल से उसमें कोरोना जरूर शामिल होना चाहिए, जिस पर राजनीति तो कम से कम बाबूलाल साहब नहीं होना चाहिए राज्य में। मैंने पहले ही कह दिया इस बात को सोहेल, और बातें यहीं उलझ जाती जो आपने प्रश्न किया कि आरोप प्रत्यारोप के चक्कर में और राजनीति के चक्कर में बहुत सारी बातें ऐसी निकल जाती हैं जो विवाद का विषय बनती हैं और आपस में फिर जो है ठन जाती है। जबकि होना ये चाहिए कि ये प्रदेश हमारा है, ये देश हमारा है, जो सोच होनी चाहिए वो बता रहा हूं मैं आपको। बिल्कुल, ये प्रदेश हमारा है, ये राजीव का भी है, ये नितिन का भी है, वो मेरा भी है और आपका भी है। ये प्रदेश हमारा है, ये देश हमारा है। उस दृष्टिकोण से कोई योजना बने, और ऐसे वक्त में जब क्रूशियल पीरियड होता है तब तो निश्चित रूप से बने। छोटी मोटी राजनीति के समय में भले ही आप आरोप प्रत्यारोप लगा लीजिए, लेकिन अगर आरोप लगाएं भी तो सकारात्मक सोच के साथ लगाएं। किसी को तुमने या हमको अपने आप को राजपाट पाने के लिए, वोट पाने के लिए किसी प्रकार की गलत राजनीति ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा, और हम अपने राज्य की सेवा करें। आपको देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ, आपको भी पता होगा कि आपके नॉर्थ ईस्ट में जो है ऊपर की तरफ क्या है वो नागालैंड में बिना विपक्ष की सरकार है। क्यों है? क्योंकि सब लोगों ने एक साथ बैठ करके उसी मुख्यमंत्री के अंडर में काम करने का फैसला किया, और सबने कहा कि जब हमको सेवा करनी है राज्य की तो हम सब मिलकर करें, काहे का विपक्ष। तो सारे लोग सरकार में शामिल हैं और बिना विपक्ष की सरकार वहां पे जनता की सेवा कर रही है। ठीक है, वहां कुछ स्थितियां विषम भी हैं, दूसरे तरीके की है, लेकिन कुछ अंश अगर यहाँ आ जाए, कुछ अंश हमारे राज्यों में इस तरह की सोच बन जाए कि भाई पक्ष विपक्ष ठीक है, लेकिन सरकार में जो है काम करने वाले लोगों का, पक्ष का भी और सत्ता पक्ष का भी, विपक्ष का भी सत्ता भी, दोनों की ये सोच होनी चाहिए कि हमको दोनों को मिल करके जो है जनता की सेवा करनी है। लेकिन यहाँ प्रश्न ये आ जाता है कि हम सत्ता में क्यों नहीं है, हम सत्ता में क्यों ना आए, हम सत्ता में आ जाए तो बेहतर होगा। इसलिए बदनाम करने की कोशिश सरकार को, या गिराने की, या सरकार द्वारा विपक्ष को गिराने की कोशिश, विपक्ष के नेताओं के खिलाफ बोलने की कोशिश, उसके आरोप लगाने की कोशिश,
ये कोशिशें जो है ये गड़बड़ कर देती है। और दूसरी एक बात महत्वपूर्ण बताऊं जी कि आखिर क्यों नहीं प्रोटोकॉल का पालन कर रहे लोग? इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आप शादी में मृत्यु में गिनती करते हैं, इतने आएंगे इतने नहीं आएंगे, लेकिन रैली में आप प्रयोजन करते हैं, लाखों लोग इकट्ठा हो, खुद प्रयोजन करती हैं पार्टियां जी कि चलिए आप लाखों लोग इकट्ठा होइए, हमारे मोदी जी आ रहे हैं, हमारे राहुल गांधी आ रहे हैं, जी हमारी सोनिया गांधी आ रही है। तो ये जो है ठीक इससे विश्वास घटता है लोगों का, और वो विश्वास जो संकट पैदा होता है ना, तब जी ये जी प्रश्न पैदा होता है। ये आपने बड़ी महत्वपूर्ण बात कही। विश्वास का संकट खड़ा हो जाता है जब उनको लगता है कि नेताजी के लिए अगर कोरोना नहीं है तो फिर हमारे लिए भी नहीं है। राजीव चक्रवर्ती साहब, समय कम है, 1 मिनट आपको मैं दे रहा हूं जवाब के लिए। ऐसे कितने मौके आए होंगे जब बीजेपी ने बतौर विपक्ष सरकार को मशवरे दिए होंगे, सजेशंस दिए होंगे, और फिर आपको ये महसूस हुआ होगा कि फला सजेशन या फला मशवरा नहीं माना गया? आरोप छोड़ दीजिए, मशवरे क्या आप गिना सकते हैं? बिल्कुल सोहेल जी, मशवरा जो पहले ही उस जो लहर आई थी उस समय हमने मशवरा दिया था कि टेस्टिंग किट आप पहले से खरीद के रखिए, और ऐसा ना हो कि आग लगने के बाद आप कुआं खो दिए। तो हुआ ठीक वैसी जो हमारी आशंका थी, टेस्टिंग किट और जो पीपी किट थे, जो उसके उपकरण थे, जो फाइट जो सपोर्टर्स थे, वो सरकार ने बहुत देरी से कोविड कंट्रोल सेंटर बनाया था यहाँ पर कॉफी हाउस के ऊपर में, और वो आनन फानन में सेंटर बनाया गया, तब तक लोगों की जान गई और बहुत सारी कमियों महसूस हुई, और पूरे लोग सरकारी तंत्र को छोड़कर प्राइवेट सेक्टर के भरोसे में बैठे रहे। ये सबसे बड़ी बात थी। और दूसरी कोरोना के लहर में भी जब हमने चेताया था कि आप टेस्टिंग बढ़ाइए, आप किट बढ़ाइए, तो सरकार उस समय सोई हुई थी और सरकार ने कहा हमको नहीं मिला, जो वेंटिलेटर्स मिले वो काम नहीं कर रहे हैं, लेकिन अन्य राज्यों ने नहीं किया। आज राजनीति से परे हटकर मैं आज की जनता को कहना चाहूंगा कि एसएमएस, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, मास्क है, और जो सैनिटाइजर है, उसको अपने व्यवहार में लाना होगा। सरकार के भरोसे में आप बाद में आइएगा, पहले अपने व्यवहार में लाइएगा। ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है, तो ये सारी चीजों को दवाई भी बहुत बाद में आई, दवाई खत्म होने के बाद रेमडेसिविर की बहुत कमी हो गई थी, और जरूरी जितने जीवन रक्षक दवाइयां हैं, जीवन रक्षक दवाओं की बहुत आज भी कमी है, मर रहे थे जहां पर गंगा में बहती लाशों को। चलिए नितिन साहब, ये हमें सीखना साहब, तो समय कम है, अब आखिरी मिनट आपके लिए भी है। लड़ने के लिए सक्षम है, क्या विपक्ष की हम तरफ से लड़ेंगे मशवरे और जीतेंगे? नहीं, चुनाव तो खैर 2023 में है और जनता फैसला करेगी कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। मैं जानना ही चाह रहा था कि क्या विपक्ष की तरफ से जब इस तरह के मशवरे, सजेशंस आते हैं, सरकार वाकई गंभीरता से सोचती है, कोई दिक्कत तो नहीं अगर विपक्ष कुछ मशवरा देती है तो? देखिए, विपक्ष अगर कोई सकारात्मक वो देती है, अगर सुझाव देती है, मोस्ट वेलकम। मैं आपके चैनल में बोलता हूं, ये मेरे साथी प्रवक्ता तो बैठे भी हैं, इनके बड़े नेता भी बैठे होंगे, कोई सकारात्मक सुझाव होगा बिल्कुल दीजिए, हम एक्सेप्ट करेंगे और किए भी होंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं किए, पर यदि उलुल जुलुल बात करेंगे, राजनीतिक बेतुकी बातें करेंगे, खुद ही हम तो चलिए ठीक, आज भी बोल रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है नितिन साहब। नहीं चलेगा नितिन साहब, ये बहुत अच्छी बात कही आपने कि अगर वाकई सकारात्मक सुझाव आते हैं, चाहे वो बीजेपी के कार्यकर्ता की तरफ से आते हों या बीजेपी के किसी बड़े नेता की तरफ से आते हों, लेकिन अगर सुझाव सकारात्मक है तो सरकार, कांग्रेस उसे मोस्ट वेलकम करती है। बंसल न्यूज़ के चैनल पर नितिन बंसाली साहब ये बात कह रहे हैं, विपक्ष भी इस बात को सुन रही है, लेकिन देखना यह होगा कि वाकई जब विपक्ष कोई सकारात्मक सुझाव भेजती है, सरकार उसे किस तरह से लेती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि हम कोरोना की तीसरी लहर से गुजर रहे हैं। इसे भगवान का शुक्र कहिए कि अभी स्थिति गंभीर नहीं है। जिन लोगों को ये तीसरे दौर में संक्रमण हो रहा है, फिलहाल उन्हें अस्पतालों की तरफ रुख नहीं करना पड़ रहा। भगवान न करे ऐसा हो भी कभी, लेकिन तैयारियां हमें बरकरार रखनी चाहिए और पिछली बार से ज़्यादा रखनी चाहिए। कम से कम हमें दूसरी लहर ने तो यही सिखाया है। अब देखना यह होगा कि क्या वाकई तीसरी लहर कभी गंभीर होती है, और अगर खुदा न खास्ता होती है तो क्या तैयारियां हैं, ये भी आने वाला वक्त हमें खुद सामने आकर बताएगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, नितिन बंसाली साहब, राजीव चक्रवर्ती साहब।